सो ऐसी क्या चीज़ मैं मिस कर गया जिससे मेरी ट्रिप पे थोड़ा सा डेंट आ गया। अगर वो चीज़ आप मिस ना करें तो आपकी ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल बन जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको काठमांडू से पोखरा की जर्नी के बारे में बताऊंगा। कैसा रोड है, कैसा फूड जॉइंट्स है, कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कहाँ पर आपको वेदर मिलता है, कैसा वेदर मिलेगा, कहाँ पर विज़िट करना चाहिए आपको पोखरा में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इज़ थामिल मार्केट एंड दरबार स्क्वायर वर्थ विजिटिंग। सो आई विल से येस, दे आर वर्थ विजिटिंग। करीबन 3 स्क्वायर है, जैसे आपके बताऊँ तो हम खाली दरबार स्क्वायर ही गए थे और थामिल मार्केट उसके पास था, इसलिए हम उस वाले दरबार स्क्वायर गए थे। उसको काठमांडू दरबार स्क्वायर कहते हैं, जो कि थामिल मार्केट से एडजेसेंट ही है। दे आर डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग एंड आप सबको जानना चाहिए अगर आपको आर्किटेक्चर ब्यूटी देखने नेपाल की, कि नेपाल में कैसा आर्किटेक्चर काम होता है था पहले ज़माने में जब राजा महाराजाएँ रहते थे। दूसरा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि थामिल मार्केट में पार्किंग की क्या सिचुएशन है। थामिल मार्केट में पार्किंग की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है, आप गाड़ी से जाते हैं, आपको पार्किंग के स्पॉट है तो काफ़ी, पर आपको दिखते ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप थामिल जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी अपने होटल में ही पार्क करके जाए। आप वहाँ पर लोकल टैक्सी या लोकल व्हीकल से ही जाए। दैट वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आपको बाय कार ही जाना पड़ेगा। एंड थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाड़ी पार्किंग की, क्योंकि मुझे भी आधा पौन घंटा लग गया था गाड़ी को पार्क करते करते और मुझे पार्किंग नहीं मिली थी। मैंने कोई एक शॉप थी उसके बाहर खड़ी करी थी विद द रिक्वेस्ट कि मैंने ओनर से कहा था कि आई विल कम बैक इन हाफ एन आवर। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस करें इस चीज़ को, तो डेफिनेटली आप इसको सोच के ही जाएगा थामिल मार्केट और दरबार स्क्वायर घूमने जा रहे हैं तो आप। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि जो रोड कंडीशन है काठमांडू से पोखरा की वो कैसी है। सो आप देखिए 220 किलोमीटर करीबन पड़ता है काठमांडू से पोखरा। सो फर्स्ट जो 110 किलोमीटर है, एक आपका मगलिंग नाम की जगह आती है, वहाँ से आपका पोखरा का रास्ता कटता है। तो वो 110 किलोमीटर जो काठमांडू से मगलिंग तक है वो करीबन 3.5 घंटे से 4 घंटे में कवर होता है और वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। सो वो 4 घंटे में आपके 110 किलोमीटर करीबन कवर होते हैं। मंगलिंग के बाद आपका जो पोखरा का रास्ता वो करीबन 100 किलोमीटर है, वो 2 घंटे में कवर होता है। 2 घंटे में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, वरना 1 आवर 45 मिनट से 2 आवर्स तक आपका कवर हो जाता है। सो इसलिए आपको पहले के 100 किलोमीटर आपके 4 घंटे लेते हैं और अगले 100 किलोमीटर आपके 2 घंटे लेते हैं। इसके बाद जो लोग पूछते हैं कि व्हाट आर द फूड ऑप्शन। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप डार चौक से ही आएंगे। वहाँ से जब आप काठमांडू से आएंगे तो डार चौक में 2 ही रिजॉर्ट है, एक तो रिवर साइड स्प्रिंग रिजॉर्ट और दूसरा आपका सिद्धार्था रिवर साइड रिजॉर्ट स्प्रिंग रिजॉर्ट। तो आप उधर ही जाइए, वहीं पे लंच करिए, वहीं पे जो भी आपका टाइम है स्नैक्स का कुछ भी हाई टी का आप वहीं पे लीजिए। दे आर द वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ ओवर देयर एंड व्यू भी बहुत अच्छा है क्योंकि रिवर बहती है वहाँ से आपको दिखती है। सो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स सब इन्जॉय करेंगे उस प्रॉपर्टी पे। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आप पोखरा पहुँच गए तो पोखरा में कौन सी जगह रुकना चाहिए, कौन सी लोकेलिटी में और कौन से होटल्स में रुकना चाहिए। तो देखिए मैं पोखरा में लेक के पास ही रुका था एंड मेरा जो प्रॉपर्टी का नाम था वो बराही रिजॉर्ट था, BARAHI रिजॉर्ट्स। एंड वो मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर थी लेक से एंड इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी। एंड मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी रिजॉर्ट की, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बुक कराया था तो ही वॉज लोकलाइट, तो उसने मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मेरे को बराही की प्रॉपर्टी करवाई थी। एंड बराही की आप मानेंगे तो पूरे नेपाल में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, काठमांडू में भी है, सरंगकोट में भी है, पोखरा में भी है और भी काफ़ी जगह, मेरे ख्याल से 8-10 जगह प्रॉपर्टी है एंड एवरी प्रॉपर्टी इज़ 5 स्टार प्रॉपर्टी। सो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी प्रॉपर्टी, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगी, खाना पीना सब बहुत अच्छा था वहाँ का, आपका पूल साइड भी बहुत अच्छा था एंड प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी प्रॉपर्टी, तो आपके हर रूम में बालकनी भी थी, तो वहाँ से पूरा रेंज का व्यू भी था। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपका जो देवी फॉल है, गुप्तेश्वर महादेव जी केव है, ये वर्थ है कि घूमना वहाँ पर पोखरा में। देखिए देवी फॉल तो बहुत अच्छी जगह है, आप देखिए तो जो झरना बहता है वो झरना वहाँ से बहते हुए सीधे गुप्तेश्वर जी महादेव के केव में जाता है और दिस इज़ मेरे ख्याल से सबसे लॉन्गेस्ट केव है नेपाल में जो मैंने पढ़ा है। अब गुप्तेश्वर महादेव जस्ट उसके अपोजिट है, आपको रोड क्रॉस करके जाना होता है देवी फॉल से, पर उसमें एक तो चलना बहुत पड़ता है, मैं आपको पहले बता दूँ, और वो केव काफ़ी नीचे है।
नीचे के साथ साथ आप माने कि आप जब बहुत नीचे जाते हैं तो जिसको सांस लेने में दिक्कत होती हो तो मैं कहूँगा कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि नीचे काफ़ी घुटन हो जाती है एक पॉइंट पे जाते जाते। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप इसको देख के ही करिए, मतलब मैनेजेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी अपने 3 साल की बेटी के साथ गया था। बट अगर किसी को ज़्यादा घुटन होती, कई लोगों को होती कि जहाँ कंजस्टेड हो जाता है तो दे फील वेरी अनईजी, तो आई विल से कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। आप खाली ऊपर से मंदिर देख लीजिए, नीचे केव में मत जाइए, क्योंकि पहले शिवलिंग आता है, शिवलिंग के बाद नीचे झरना आता है और झरने का रास्ता काफ़ी नैरो होता रहता है और वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। आपको मतलब इतना रास्ता हो जाता है बीच में कई जगह कि एक जना ही निकल सकता है, 2 जने आर पार भी नहीं हो सकते मतलब। तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई, आप इजीली कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। इसके बाद जो क्वेश्चन मेरे को लगता है एक आता है कि कितने दिन होना चाहिए आपको पोखरा में रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से पोखरा में आपको 3 रात या 4 रात मिनिमम रुकनी चाहिए, क्योंकि पोखरा अपना आप में बहुत बड़ी सिटी है, मतलब वहाँ पर आसपास घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो पोखरा में। जैसे आप मानिए पैराग्लाइडिंग हो गई, बोट्स चलाने का हो गया, आपके कायाकिंग हो गई, आपकी जिप लाइनिंग हो गई, आप केबल कार से भी घूम सकते हो, वहाँ पर केबल कार चलती है ऊपर पहाड़ तक, रेंज तक के लिए। तो बहुत सारी एक्टिविटी है। आप लेक में रात को वॉक करिए, मतलब 3 रात से 4 रात तो मिनिमम आपको रुकना चाहिए पोखरा, अगर आपको फुली एक्सप्लोर करना है तो। मैं तो 2 ही रात रुक पाया, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप तो कम से कम उस जगह जाए तो कम से कम 4 रात तो रुक के आए, जब भी आप उस जगह को एंजॉय कर पाएंगे तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि क्या चीज़ मैंने मिस कर दी जिससे मेरी ट्रिप और भी अच्छी हो सकती थी और मेमोरेबल हो सकती थी। मैंने जो अन्नपूर्णा रेंज के लिए मैं गया था देखने के लिए, जो स्नो क्लैडेड माउंटेन होते हैं, मुझे वो दोनों दिन नहीं दिखे, क्योंकि दोनों दिन बारिश थी और फॉग था पूरे रेंज में। मेरी वाइफ और मेरा बहुत मन था उस रेंज को देखने का और उसको रिकॉर्ड करने के लिए, बट हमें वो व्यू नहीं मिल पाया। एंड मेरे को लगता है कि आपको वहाँ का वेदर फोरकास्ट देख के ही जाना चाहिए, क्योंकि पोखरा में सबसे ब्यूटीफुल चीज़ वही है। अगर वो आपके रूम से पूरा रेंज दिखेगा तो आप मानिए पूरे स्नो दिख रही है आपको, कितना अमेजिंग लगेगा पूरी रेंज में। एंड मैं जिसके लिए गया था मुझे नहीं दिखा, क्योंकि अगर मैं पहले से वेदर फोरकास्ट देख के जाता तो मेरे को पता चलता कि वो बारिश हो रही, तो मैं अवॉइड कर लेता है, मैं 1-2 दिन आगे पीछे कर लेता अपनी ट्रिप को। सो आप इस चीज़ को स्किप मत करना, पूरा वेदर देख के जाना अगर आपको पोखरा जाना है तो। अगर स्नो या मतलब रेनफॉल हो रही है तो फॉग हो रहा है तो आपको वो पूरे स्नो के माउंटेन्स नहीं दिखेंगे। एक और क्वेश्चन, मुझे लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है लोगों का होता है कि आपको सरनकोट पोखरा के साथ कर लेना चाहिए या फिर एक दिन स्टे करना चाहिए सरनकोट में। मेरा मानना है सरनकोट आप पोखरा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि पोखरा से करीबन 20 किलोमीटर ही दूर है वो। हमने एक दिन का स्टे किया था, बट मुझे लगता है पोखरा रुके तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सरनकोट थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड वहाँ पर रूम्स बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड होटल्स है और अच्छे होटल काफ़ी महंगे हैं। तो आप मेरे हिसाब से आप पोखरा में ही रुके एंड सरनकोट आप टू एंड फ्रो कर सकते हैं। मुश्किल से आधा पौन घंटा लगता है पोखरा से आपको जाना और आना, मतलब 1.5 घंटे में आना जाना हो जाएगा और 1-2 घंटे जो आप वहाँ पर सीनिक ब्यूटीज़ है वो आप देख के आ सकते हो, मतलब हाफ डे टूर है पूरा। तो आई विल रिकमेंड कि आप पोखरा ही रुके, सरनकोट ना रुके। सो दिस इज़ फ्रॉम मी। अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने आपको कुछ फ्रूटफुल दिया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया है, सो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप कि आई विल गिव यू मोर वीडियो एंड मोर एक्सप्लेनेशन कि अब जैसे मैं नेक्स्ट पे आपको ब्लॉग बताऊँगा सरनकोट के बारे में और उसके बाद में कहाँ गया था। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे यंग, एक्सप्लोर, लिव फ्री। बाय।